बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेलाग में, हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम मुल्की माशियत की बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जहाँ पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, वहीं इकॉनमी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आ रहा है। मुख्तलिफ आए रोज़ हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, जो इकॉनमी के एक्सपर्ट्स हैं उनकी बातें सुन रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हालात हैं इकॉनमिकली, वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है और खुदा न खास्ता हम डिफ़ॉल्ट की तरफ भी बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग इसके ऊपर ये भी दावा करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हम डिफ़ॉल्ट से बहुत दूर हैं। आज के प्रोग्राम में मैं ये कोशिश करूंगा कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हम किस हालात से गुजर रहे हैं, उसका एक एक्चुअल एनालिसिस आपके सामने लाया जाए। क्योंकि वो एक मशहूर कहावत भी है कि अगर वो क्या कहते हैं, चूज़ा शायद आंखें बंद भी कर ले और वो ये समझे कि बिल्ली नहीं खाएगी, तो ऐसा नहीं होता। हमें रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है और वो तमाम स्टेक होल्डर्स, हमारी गवर्नमेंट और वो तमाम इदारे जो मुल्की सलामती और जो इकॉनमी के मामलात के ऊपर गहरी नज़र रख रहे हैं, उनके लिए इस वक्त यकीनी तौर पर एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। IMF प्रोग्राम के हवाले से गवर्नमेंट तो हमें ये बता रही है कि वो शायद इतना ज़रूरी नहीं है, हम उसके मुतबादिल भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड फैक्ट्स क्या हैं, इनका आज के प्रोग्राम में हम एक तज्जिया लेंगे और एक रफली जो एक अंदाजे के मुताबिक इस ये जो 30 जून तक का जो माली साल है, इसके अंदर तो शायद पाकिस्तान को कोई बड़ी पेमेंट ऐसी नहीं देनी। चाइना की शायद एक पेमेंट देनी थी, जिसका आज इसाक डार साहब ने जिक्र किया कि हमने $1 बिलियन दिए और वो $1 बिलियन चाइना की तरफ से वापस भी पाकिस्तान को मिल जाएगा या मिल चुका है आने एक आध दिन में, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि IMF का पैकेज जो हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और अगर वो नहीं हो पाता तो हमारे पास मुतबादिल ऑप्शंस क्या हैं। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक फुल फ्लैज असम्बली का होना ज़रूरी है, फ्रेश मैंडेट के साथ आई हुई हुकूमत का होना ज़रूरी है, या मौजूदा हुकूमत के टेन्योर का एक्सटेंड होना ज़रूरी है, या निगरान हुकूमतें भी IMF के साथ इन मामलात को आगे चला सकती हैं, क्योंकि वज़ारत ख़ज़ाना तो अपनी जगह मौजूद होती है, इदारों का काम अपनी जगह मौजूद होता है। तो इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के इकॉनमी के एक्सपर्ट और मुमताज़, आप कह सकते हैं कि वेल नाउन माहिर माशियत हैं, डॉक्टर फ़रक सलीम। इनसे बात करेंगे और ये सारी जो सूरत हाल है, मिथ क्या है और ट्रुथ क्या है, इसको सामने लाने की कोशिश करेंगे। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले मैं आज जो वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू है, इससे शुरू करूँगा कि इस पर थोड़ी सी हमारे देखने वालों को इंसाइट दीजिएगा कि हमने चीन का जो $1 बिलियन वापस किया, क्या ये वही वापस मिल रहा है? उसके अलावा उन्होंने कुछ $30 करोड़ की भी बात की, वो क्या है? इसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा सर। देखिए, आपने माशी चैलेंजेस का ज़िक्र किया। जो 2 बड़े चैलेंजेस हैं, एक तो चैलेंज है जो 24 करोड़ पाकिस्तानी फेस कर रहे हैं और वो जी। महँगाई का चैलेंज है। ठीक। जो हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है, वो डॉलर्स का फुकदान है। अब उसमें आप IMF को बीच में शामिल कर लें, चीन की बात कर लें, ठीक। सऊदी अरब की बात कर लें, तो 2 किस्म के चैलेंजेस हैं। एक महँगाई का चैलेंज है अवाम के लिए, और हुकूमत का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि वो अपने डॉलर्स का जो फुकदान है, डॉलर्स का जो हमारा खसारा है, उसको किस ठीक। तरह पूरा करना है। एक ठीक। बात बड़ी वाज़ेह है, ठोस है कि अगले 12 महीने जो वो हम्म। जो नया माली साल शुरू होगा जून की 30 तारीख के बाद, उन 12 महीनों में पाकिस्तान की जो अदायगियाँ हैं, वो लगभग 23 से 24 अरब डॉलर की अदायगियाँ हमने करनी हैं। उसमें से ठीक। उम्मीद तो ये है, तवक्को ये रखी जा रही है कि 8-10 बिलियन डॉलर जो है वो रोल ओवर में चला जाएगा और कोई 11-12 बिलियन डॉलर हमें इज़ाफ़ी चाहिए होगा। तो ठीक। मेरे नज़दीक तो IMF के अलावा और कोई मुतबादिल नहीं है। ये माली साल जो है, जो जून 30 तारीख को ख़त्म हो रहा है, जून ठीक। 30 तक में कोई 3.7 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी है, और इस वक्त हमारे ठीक। ख़ज़ाने में स्टेट बैंक हमें बता रहा है कि 4 अरब डॉलर पड़े हैं। तो ये जो माली साल, रवा माली साल है, इसमें तो इश्यू नहीं है, ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो ठीक। नया माली साल शुरू होगा, उसमें IMF का कोई मुतबादिल मेरे ज़हन में, मेरे सामने नहीं है, और उसकी वजह ये है हम्म। कि एक इदारा, आलमी इदारा ऐसा है, मालियाती इदारा, जो जिसके पास हम कहते हैं मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है। यानी कि वो हम्म। आपको मदद देने के बाद, लोन पैकेज देने के बाद आपकी मईशत की मॉनिटरिंग करता है, और वो ठीक। इदारा IMF। तो इसकी वजह से वर्ल्ड बैंक हो जाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो, उन सब का इन्हिसार जो है वो IMF के ऊपर रहता है। ठीक। अगर आपने कोई सबक सीखा है पिछले 6 महीने में, तो वो हम्म। नया सबक ये है कि चाहे वो चीन हो या सऊदी अरेबिया हो,
या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हों, उन्होंने भी अपना इन्हिसार जो है वो आईएमएफ के ऊपर कर दिया है। उन्होंने हमें जी, साफ-साफ बताया है कि उनकी तिजोरी के दरवाजे उस वक़्त तक नहीं खुल सकते, जब तक ठीक। पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ की छतरी के तले ना हो। अच्छा सर, सर इसमें ये एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने फरमाया कि 23 से 24 बिलियन डॉलर की हमने अदायगियाँ करनी है, जिसमें से कुछ तो हम अरेंज कर लेंगे। आईएमएफ के ऊपर सर हम अगर हम डिपेंड करते हैं तो आईएमएफ से क्या पैकेज हमें मिलेगा? अगर लेट्स सपोज़ आईएमएफ हमें पैकेज देता भी है, तो वो क्या इतना इनफ होगा कि हम उससे डिफ़ॉल्ट से बच सकें और जो अदायगियाँ करनी है वो कर सकें? जी, अगर तो आईएमएफ का पैकेज हमें जो नया माली साल शुरू हो रहा है उसके अंदर हमारा कुछ पैकेज उनसे तय हो जाता है। इसमें यकीनी बात ये है कि हमें पहले वाले पैकेज से जो 2019 में हमने तय किया था, उससे हुँ, कहीं बड़ा पैकेज चाहिए होगा। और ठीक, दूसरी बात ये है कि जो शराइत हैं वो वो यकीनी ऑलमोस्ट सर्टेन है कि वो शराइत काफ़ी सख्त होंगी। लेकिन पाकिस्तान के पास और कोई मुतबादिल नहीं है। और हुँ, आईएमएफ के शराइत के ऊपर आप गौर करें तो वो कहता है कि आप अपना खसारा कम करें। अगर वो खसारा कम करने को कहता है तो मेरे नज़दीक खसारा कम करना पाकिस्तान के वैसे ही मफाद में है। हुँ, ज़्यादातर शराइत जो आईएमएफ लगाता है, अगर आईएमएफ इस दुनिया में ना भी हो, तो भी हमारे मफाद में है कि हमने खसारा कम करना है, तो भी हमारे मफाद में है कि बिजली चोरी कम करनी है। बिजली जो ठीक, चोरी हो रही है, कम करना है। आईएमएफ एग्ज़िस्ट करता हो दुनिया में या ना करता हो, ये हमारे इंटरेस्ट में है कि हमें जो हमारा तिजारती खसारा है, उसको कम करना है। ये हमारे ठीक, अपने मफाद में है कि एक्सचेंज रेट जो है, वो एक ही होना चाहिए। ठीक। अच्छा सर, सर इसमें ये मैं जानना चाहूँगा कि आपके ख़्याल से आईएमएफ का जो पैकेज है वो कितना होगा जिससे हम इस सारी सिचुएशन से निकल पाएँगे? मैं ये चाहता हूँ कि हमारा एक आम पाकिस्तानी जो चाहे इस वक़्त पाकिस्तान में बैठा है या ओवरसीज़ है वो आपको देख रहा है, तो उसको ये चीज़ें समझ आएँ क्योंकि लोगों को ज़्यादातर ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट की तरफ से एक शॉर्टली प्रेस रिलीफ आती है उससे इतना अंदाज़ा नहीं होता कि ये एग्ज़ैक्टली क्या कहना चाहते हैं। तो आईएमएफ आपके ख़्याल से जून 30 के बाद पाकिस्तान को अगले माली साल में किस लेवल का पैकेज देगा जिससे हम डिफ़ॉल्ट से बच सकेंगे? देखिए, आईएमएफ से जो पैकेज हमें मिलेगा, मालियाती तौर पे वो इतना बड़ा नहीं होगा और ना ही कभी ठीक, होता। ठीक। उसका जो मेन बेनिफिट होता है वो कहते हैं कि लेटर ऑफ कंफर्ट, कि आप हुँ, आईएमएफ की छतरी के तले आ गए हैं और उसके ठीक। नतीजे में फिर वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो, हुँ, चीन हो, सऊदी अरेबिया हो, बायलैटरल लेंडर्स हों या मल्टीलैटरल लेंडर्स हों, वो हुँ, आप मज़ीद कर्ज़े दे देते हैं, जो उनके पुराने कर्ज़ाजात होते हैं, उनको वो रोल ओवर भी कर दिया जाता है। तो आईएमएफ के हवाले से जो मिकदार है, जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, वो इतनी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें कितना कर्जा मिलता है, कितना बड़ा पैकेज मिलता है। ठीक, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आईएमएफ की छतरी है। आईएमएफ के साए के तले एक फाइनेंशियल प्रोग्राम है। तो इम्पोर्टेंट इज़ ठीक। द सर्टिफिकेट जो आईएमएफ देती है और उससे हुँ, फिर जो जो कंफर्ट लेवल मिलता है बाकी मालियाती इदारों को, दैट इज़ व्हाट रियली काउंट्स। ठीक, ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट बात बताई सर। सर इसी के से रेलेवेंट एक क्वेश्चन है कि आईएमएफ की जो शराइतें हैं, इस वक़्त जो उन्होंने रखी थी कि आपको सऊदी अरब और यूएई से जो श्योरिटी लेनी थी कि वो इतने अमाउंट देंगे, वो दोनों चीज़ें गवर्नमेंट के ज़राए कह रहे हैं कि हमने पूरी कर दी हैं। तो सर अब भी ये डिले है और अब ज़ाहिर है 30 जून तक मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई पेशरफ़्त हो, लेकिन अगर 30 जून के बाद आप कितने कॉन्फिडेंट हैं या आपको क्या लगता है इस सारे मंज़रनामे को देख के कि आईएमएफ उस पैकेज की तरफ आएगा और वो हमारे साथ आगे कॉपरेशन की तरफ बढ़ेगा? देखिए, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट में चला गया और डिफ़ॉल्ट के बाद भी वो आईएमएफ के पास ही गया। ठीक। हम आईएमएफ के पास जाएँ, सिर्फ़ आज जाना है, आज नहीं जाएँगे तो कल जाना होगा। अगर श्रीलंका, लेबनान, बाकी ममालिक से कोई सबक सीख सकें, तो वो ममालिक जो हैं, वो डिफ़ॉल्ट होने के बाद भी आईएमएफ के पास ही गए। तो जाना तो हमें इवेंचुअली आईएमएफ के पास ही है। जितनी ठीक, जल्दी चले जाएँ, मैं समझता हूँ उतना उतना बेहतर है। इस वक़्त ठीक। मुझे महसूस ये हो रहा है कि आईएमएफ के पास जाना है या नहीं जाना, ये हुँ, सियासी फ़ैसला है, ये माशी फ़ैसला नहीं है। सियासी हुकूमत सोच रही है कि अगर वो आईएमएफ की छतरी के तले चले जाते हैं और फिर जी, उनको सख्त इक़दामात जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद करना पड़ता है,
तो शायद उनके ये सियासी मफाद में ना हो, इलेक्शन ईयर में शायद वोटर जो हैं उनसे भाग जाएं। तो हम्म। मामला सियासी है, माशी नहीं है। यहाँ पे फैसला जो है इस वक्त वो सियासी किया जा रहा है कि हम आईएमएफ को डिले कर रहे हैं। माशी तौर पे तो कोई और मुतबादिल नहीं। ठीक। सर ये सिर्फ बता दीजिएगा कि हम डिले कर रहे हैं या आईएमएफ डिले कर रहा है, क्योंकि एक कॉमन परसेप्शन तो गवर्नमेंट ये बना रही है कि जी हमने शराइत पूरी कर दी है, लेकिन ताहाल हमें वहाँ से डील नहीं मिल रही। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अगर आप बात कर सकें। देखिए, असल बात ये रही है कि हमारे हमारी हुकूमतें, ख़ास तौर पे हमारी जो वज़ारत ख़ज़ाना है, वो कुर्बानी का बकरा ढूँढती है। उनकी हम्म। अपनी पॉलिसीज़ की फेलियर के नतीजे में जो हमारे यहाँ फुक़दान आता है डॉलर्स का, वो गलती होती है वज़ारत ख़ज़ाना की पॉलिसीज़ में। और उस हम्म। फुक़दान के नतीजे में हम मजबूर हो जाते हैं कि हम आईएमएफ के पास जाएँ। देखिए, हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें ज़बरदस्ती आईएमएफ के पास नहीं लेके जाता। लेकिन ठीक। इस सिलसिले में फिर सियासी इशू ये आ जाता है कि वो आईएमएफ को एक कुर्बानी का बकरा बना देते हैं और सारी अपनी गलतियां जो हैं वो उस कुर्बानी के बकरे के ऊपर डालने की कोशिश की जाती है। आईएमएफ की ठीक। शरारतें जो हैं वो ओरिजिनली वही हैं जो 2019 में थी, जबकि पीटीआई की हुकूमत के दौरान जो ओरिजिनल पैकेज ये नेगोशिएट किया गया था। इस दफा तो ये सिर्फ 9th रिव्यू था, ये नवा हम्म। रिव्यू है, इसमें कोई नई शराइत मेरे नजदीक नहीं आई। ठीक। ठीक। अच्छा सर, एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त गवर्नमेंट दिखा रही है हमें, वो ये बता रहे हैं कि चाइना के साथ जो चाइना हमें रिलीफ दे रहा है और चाइना रेस्क्यू करेगा। आपको क्या लगता है कि अगर आईएमएफ का पैकेज हमारे साथ आगे जाके मैच्योर नहीं होता, तो हम कितना डिपेंड कर सकते हैं चाइना के ऊपर? और बाकी ज़ाहिर है यूएस है या जिन ममालिक के साथ हमारी एक लंबे टाइम से चलती रही, अरब ममालिक से तो हमें एज सच नज़र नहीं आ रहा आईएमएफ के बगैर, लेकिन क्या हम चीन पे कुछ डिपेंड कर सकेंगे? देखिए, चीन ने अब तक अगर पिछले कुछ माह की तारीख देखी जाए तो जो लोन्स ड्यू हो रहे थे वो चाइना ने ज़रूर रोल ओवर पे डाले हैं। इसका मतलब ये है ठीक। कि जो अदायगियाँ ड्यू हो रही थीं, जैसे $1 बिलियन का आपने ज़िक्र किया, वो $1 बिलियन जब ड्यू हुआ तो हमारे स्टेट बैंक ने वो चीन को वापस कर दिया और फिर चंद दिनों ठीक। के बाद वो लोन जो हमने वापस किया था, वो वापस स्टेट बैंक को मिल गया है। कोई ठीक। इज़ाफ़ी नया लोन जो है वो सामने नहीं आया। ठीक। तो यानी हम इस पे कोई ज़्यादा हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ ना कुछ आईएमएफ वाले मामले के ऊपर ही करना पड़ेगा। जी, अगर हम कोई सबक सीखना चाहते हैं माज़ी के महीनों से और कुछ तारीख से, तो आईएमएफ के बगैर जो अगले साल की अदायगियाँ हैं 23 से $24 बिलियन तक की, वो आईएमएफ के बगैर पूरी होती नज़र नहीं आए। ठीक सर, एक सवाल और जो बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त, एक बहस ये भी है कि क्योंकि आईएमएफ से पैकेज मैच्योर नहीं हो रहा और ये जो हुकूमत है इसकी मुद्दत अगस्त में पूरी हो रही है, तो लिहाजा हम इस असेंबली टेन्योर को थोड़ा आगे बढ़ा लें, क्योंकि आईएमएफ निगरान हुकूमतों के साथ मुज़ाकरात नहीं करता। तो इसको आप इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं? क्या ये एक फुल फ्लैज असेंबली का होना ज़रूरी होता है, एक या केयर टेकर गवर्नमेंट भी आईएमएफ के साथ उसी बातचीत को आगे कंटिन्यू कर सकेगी? जी, जनरली मैंने देखा है कि आईएमएफ जो है वो प्रेफर करता है, उसकी तरजीह होती है कि वो एक परमानेंटली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आ रही है जिसके पास लंबा टेन्योर है, उससे हम्म। वो पैकेज जो है वो नेगोशिएट करे। लेकिन ठीक। तारीख में उसने केयर टेकर गवर्नमेंट्स और इंटरिम गवर्नमेंट के साथ भी डील किया है। तो ऐसी ठीक। बात नहीं है कि उसने कतई डील नहीं किया, उसकी तरजीह ये ज़रूर होती है। लेकिन बहुत सारे इंस्टेंसेस में पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी उसने जो है टेम्परेरी गवर्नमेंट्स के साथ भी डील किया है। ठीक। सर आखिरी सवाल आपसे, आज भी डार साहब ने और एक आध दिन पहले भी उन्होंने कहा कि डॉलर स्मगलिंग अब भी जारी है। आप बीइंग इकोनॉमी एक्सपर्ट क्या सुजेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए जिससे हम ये डॉलर्स की स्मगलिंग को भी रोकें? और उससे हट के आप एक शॉर्टली बता दीजिएगा कि गवर्नमेंट इस वक्त इमीडिएटली क्या इकदाम ले जिनसे हमारी जो मौजूदा जो सिचुएशन है इकॉनमी की, जो वेंटिलेटर है, कम से कम हम इससे निकल सकें। देखिए, हमारे मसाइल की वजह जो है वो हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो डिफरेंस आता है, यानी कि हम हम्म। इंपोर्ट करते हैं कोई 70-75 अरब की और एक्सपोर्ट्स हमसे 30-31 अरब से ऊपर नहीं जाती।
असल मसला वो है, असल मसला स्मगलिंग का नहीं है। स्मगलिंग जी। तो जारी रहती है और पिछले कई सालों से जारी है। जब पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट जो है वो कम होता है, तो फिर डॉलर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाने लगता है। ऐसे मौके भी आए हैं, जब पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट अफ़गानिस्तान से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हुँ। अफ़गानिस्तान से टुवर्ड्स पाकिस्तान के अंदर भी स्मगलिंग होती है। तो ये स्मगलिंग जी। सिर्फ़ एक तरफ़ा नहीं है, ये दोनों तरफ चलती है और ये चलती रहती है और ये कई सालों से चल रही है। ठीक। तो असल मकसद जो है वो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का है, वो स्मगलिंग का नहीं। ठीक, तो यानी हमें बेसिक जो है वो अपने इंपोर्ट को बढ़ाना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना और इंपोर्ट को कम करना है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है जो तो क्या। इसके लिए सर इन्होंने अभी एक जो कौंसिल बनाई है पिछले दिनों, आप बजट के दौरान ही आपने बजट स्पीच में उसका सुना होगा, वो कितनी इफेक्टिव होगी और उसको क्या मेजर्स लेने चाहिए इसके लिए? जी, मैं सवाल समझ नहीं पाया। मैं आई एम नॉट मुझे मुझे मालूम नहीं है कि कोई काउंसिल बनाई गई। सर पिछले दिनों जब इन्होंने एक बजट स्पीच की थी डार साहब ने, तो उसमें उन्होंने कहा था कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमने एक स्पेशल कौंसिल या एक कमेटी बनाई है जो इस चीज़ को देखेगी कि हम कैसे अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकें और इंपोर्ट कम कर सकें। तो वो बेसिकली मैं जानना चाह रहा था कि अगर उस हवाले से आप कुछ बता पाएँ या कोई तजवीज़ दे सकें कि कैसे एक्सपोर्ट को हम अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी काउंसिल की ज़रूरत है। हम हम्म। सब जानते हैं कि क्या वजूहात हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, और उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमारी इनपुट कॉस्ट है, जो हमारी बिजली की कॉस्ट है, जो हमारी गैस की कॉस्ट है, जो हमारी शरह सूद है, इन इन बेसिस पे जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, वो दुनिया भर में कम्पीट नहीं कर पा रहा। अगर ठीक। हमारे प्राइवेट सेक्टर को जो आलमी कीमत है बिजली की, जो आलमी कीमत है, या हमारे हमसाया ममालिक में कीमत है बिजली की और गैस की, जो शराय सूद है, जिस सूद पे, जिस कीमत पे आपको कैपिटल मिलता है, अगर वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो दुनिया के हम्म। किसी मुल्क से कम्पीट कर सकता है। तो ये हमें सबको पता है कि किस वजह से एक्सपोर्ट्स कम है और कौन से इकदाम उठाए जाएं तो फिर एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती है। इसमें किसी काउंसिल की या किसी कमेटी की शायद ज़रूरत नहीं। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ मुल्क के मुमताज़ माहिर माशियात मौजूद थे, डॉक्टर फ़लक सलीम। तफसील से हमने गुफ्तगू की और हमने जानने की कोशिश की कि क्या इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल हैं, इकॉनमी का मसला क्या है, दरअसल हमारी ज़रूरत क्या है और हमें कौन से इकदाम लेने चाहिए। जो नटशल उनकी गुफ्तगू का दो तीन चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, जिसमें पाकिस्तान का जो जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बात की कि जो अगला जो माली साल है उसके लिए जो हमारे इकॉनमी के चैलेंजेस हैं, जो हमने फ़ॉरेन पेमेंट्स करनी है और हमारी जो ज़रूरत है वो लगभग 23 से 24 बिलियन डॉलर्स की है। जबकि बमुश्किल हम अपने टैक्स से, अपनी बाकी तमाम चीज़ों से शायद 8 से 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकेंगे, लेकिन इसके बावजूद हमें 12 से 13 बिलियन डॉलर्स की इजाफी ज़रूरत होगी। उस इजाफी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें IMF के पैकेज में जाना होगा, ताकि दूसरे जो ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं या चीन है या कोई भी दूसरा मुल्क है, वो हमारे साथ अपने जो प्रोग्राम्स हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट फ़ंड है, या बाकी जो दिगर ज़राए हैं हमारे पास जिनसे हमारी इकॉनमी बेहतर हो सकती है, वो हमें ज़रूरत पड़ेंगे, तब जाके हम इस सारी सूरत से निकल सकेंगे। हम सिर्फ किसी एक मुल्क पे डिपेंड करके या कुछ टेम्पररी अरेंजमेंट के ऊपर आगे नहीं बढ़ सकते। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो डॉक्टर साहब ने कही कि हमें इस वक्त जो फैसले हैं वो इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से करने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए जो भी तरीक़ाकार हुकूमत वक्त को तय करना चाहिए, लेकिन शायद ये वक्त है कि इसके अंदर हमें इन चीज़ों को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना होगा, बड़ा गहराई से देखना होगा कि इस वक्त जब हम एक फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर हैं, तो दोस्त ममालिक का क्या किरदार है, हमारे पास कहाँ से सपोर्ट आ रही है, कहाँ से सपोर्ट नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें देख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की मुल्क की माशी सूरत पे बात की, और जो अदाद शुमार डॉक्टर फ़लक सलीम ने आपके सामने रखे, जिससे यकीनी तौर पे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस वक्त सब ठीक नहीं है और हुकूमत जो दावे कर रही है वो इतने इस वक्त रियलिस्टिक नहीं है। बहुत सी चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो बजट पेश किया गया, इसके ऊपर भी हमने देखा कि कुछ इत्तेहादी जमातों की तरफ से तहफ़्ज़ात थे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी इसके ऊपर तहफ़्ज़ात थे,
फिर उनका पहले सेशन में उन्होंने शिरकत भी नहीं की। उसके बाद उनके एक वफद की बाज़ाब्ता तौर पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद मामलात कुछ उनके साथ सेटल हुए। तो बहरहाल इसके ऊपर भी बात करेंगे कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी बजट को कैसे देखती है, और साथ ही साथ अब ज़ाहिर है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी मैदान में आ चुकी है। डेफिनेटली वो भी बलूचिस्तान में कोशिश करेंगे लोगों से रब्ते की, उस पर क्या उनको वहाँ क्या स्पेस मिल सकती है। और इसके अलावा इस वक्त जो एक और ख़बर बहुत ज़्यादा चल रही है कि क्या कौमी असम्बली, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने वक्त से चंद रोज़ कबल डिज़ाल्व होने पर मशावरत होगी, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसकी मुद्दत को बढ़ाने की तरफ जाएंगे ताकि IMF से मामलात सेटल हो जाएं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सेनेटर दनेश कुमार हैं, जो कि एक मजबूत आवाज़ हैं बलूचिस्तान की भी और ओवरऑल पाकिस्तान की एक बड़ी आवाज़ हैं। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो बजट को लेके एतराज़ था, और आपके CM साहब ने भी कुछ दिन कबल वफाक से नाराज़गी का भी इज़हार किया था, उस पर रोशनी डालिएगा कि वो क्या सेटल हो गया आपका? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए जी, हमारे एतराज़ात जेन्युइन किस्म के थे। आप देखिए कि हमारे जो PPL पर हमारे बकाए जाते हैं, सुई साधन गैस कंपनी पर जो सूबे बलूचिस्तान के बकाए जाते हैं, बकौले उनके कंपनियों की जो ऑडिट रिपोर्ट आई तो उनके मुताबिक भी कोई 30 अरब रुपए से ज्यादा के हमारे बकाए जाते हैं, वो भी हमें काफी सालों से नहीं दिए जा रहे हैं। और साथ साथ में आप देखें कि बलूचिस्तान के हवाले से जो तरक्याती स्कीमें बजट में PSDP बुक में डाली गई हैं, तो आप देखिए कि उनकी एलोकेशन कहीं पर 2% है, कहीं पर 5% है। और जो ऑनगोइंग स्कीम्स है जो कि चलिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 2017 से हमारी स्कीम चली आ रही है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, बल्कि उनको अब 2017 से अब तक 20% एलोकेशन हुई है, और मौजूदा बजट में भी उनके लिए 5% एलोकेशन रखी गई है। तो ये जितने भी मंसूबे हैं, अगर इसी तरह चलते रहे तो ये 20 साल में भी बलूचिस्तान के मंसूबे कंप्लीट नहीं होंगे। तो हमारे जो इतराजात हैं वो जेन्युइन किस्म के, हमने ये इतराजात वज़ीर-ए-आज़म साहब तक पहुंचाए, तो उन्हें ये हैरत हुई कि PPL के उन्होंने एक डायरेक्शन दी थी PPL को कि बलूचिस्तान के जितने भी उनके रुके हुए फंड्स वो दिए जाए, मगर चूंकि आपको पता है कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का अपना एक अलग रवैया होता है, और इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी स्पेशली बलूचिस्तान के साथ हमेशा नाजायजी करती रही है और करती आ रही है। तो इस दफा हमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक कमेटी बनाई है, यकीन दहानी तो कराई है, मगर आपको पता है कि ये कमेटियां बनाना और मसले को और डिले करने के मुतरादिफ होता है। ठीक, यानी अभी आप समझते हैं कि आपके जो तहफ़्ज़ात हैं वो अभी तक बरकरार हैं, अभी आप लोग उसमें सेटिस्फाई नहीं हैं? जी बिल्कुल, हम अगर आप पूछे बहैसियत बलूचिस्तान के मेंबर पार्लियामेंटेरियन और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से, मैं समझता हूं कि हमारे अभी तक जो इतराज़ात है उन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया गया है, मगर हम ये उम्मीद रखते हैं, क्योंकि एक दो दफा मियां शहबाज शरीफ साहब ने इस पर ज़ाती दिलचस्पी ली है, तो हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उम्मीद है कि बलूचिस्तान के हवाले से कोई हमें अच्छी खुशखबरी मिलेगी। सर, ये बलूचिस्तान के अक्सर हम देखते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस को इसके ऊपर बड़ा शिकवा होता है, लेकिन एक सवाल अभी मेरे जहन में आया कि इस वक्त आपके पास मुल्क का जो सबसे, आप कह लें कि जो बड़े ओहदे होते हैं, 3-4 बड़े ओहदे, उनमें एक ओहदा इस वक्त आपके पास और आपकी पार्टी के पास है, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सूरत में। वेल कनेक्टेड आदमी हैं, सबके साथ हंसते मुस्कुराते नज़र आते हैं, तो फिर इसके बावजूद बलूचिस्तान की स्कीमों का आपने जैसे फरमाया कि लोकेशन नहीं हो रही या बाकी जो इश्यूज़ आपके एड्रेस नहीं हो रहे, तो इसको कहीं ना कहीं फिर आप अपनी नाकामी भी तो समझे ना सर। इतनी बड़ी जगह आपके पास है, इसके बावजूद आप ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे? डॉक्टर साहब, आपने बजट पर तकरीर नहीं सुनी जी। आप सुनते, आप ये अंदाजा लगाएं कि सेनेट का एक किरदार है, वो सिर्फ एक डाखाने का किरदार। अच्छा। कि हमारे पास जो लेजिस्लेशन आएगी हमने मंजूर करना है, हमारा फिनांस बिल में 1% भी हमारे अमल दखल नहीं। अगर हम इस फिनांस बिल को मुस्तरद भी कर दें तो कौमी असम्बली उसे पास करेगी, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई अगर बिल आती है, लेजिस्लेशन आती है, हम अगर यहाँ से मुस्तरद करते हैं तो वो
ज्वाइंट सेशन में आता है। मगर ये फिनांस बिल ऐसा है कि फिनांस बिल के लिए सेनेट की जरूरत नहीं होती और हम उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वो जिस तरह स्टेचू होता है, मुजस्समा होता है, वो है। तो आप मुझे बताएं कि चेयरमैन सेनेट इस सिलसिले में क्या कर सकता है, जब उन्हें इख्तियारात ही नहीं है कि हम बजट में कोई मुदाखलत नहीं कर सकते, बजट को हम रोक नहीं सकते, बजट पर हम वोटिंग नहीं कर सकते, तो हम किस तरह से बलूचिस्तान का दिफा करेंगे। जब आपका हाउस ऑफ फेडरेशन है, जब तक आपने ये इख्तियारात ना दिए कि जिस तरह से कौमी असम्बली से बजट पास होता है वैसे ही अगर सेनेट से पास हो तब हम कुछ कर सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं हुआ तो हम बेइख्तियार है और हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ऑन द फ्लोर तकारीर करके अपने लोगों को मुतमईन कर सकते हैं। ठीक ठीक, आपने इसको क्लियर किया। अच्छा सर, ये बताएं कि अब जो एक इस वक्त ये खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, आप क्योंकि सेनेटर हैं, ज़ाहिर है अवाने बाला में हैं और आपकी तमाम लोगों के साथ दोस्तियां भी हैं, ये खबर आपने हमें देनी है कि क्या इस वक्त जो कौमी असम्बली को 2 से 3 दिन कबल डिज़ोल्व होने वाली जो खबर चल रही है, इसमें कितनी सदाकत है, या कौमी असम्बली के टेन्योर को बढ़ाने की भी एक बात हो रही है। इन दोनों में से आप बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन क्या देख रहे हैं, हो क्या रहा है? देखिए जी, कौमी असम्बली को अगर 2-3 दिन पहले ये अगर तोड़ते हैं तो ये इलेक्शन 90 डेज में होगा जी। ऐसे अगर मुकर्ररा वक्त पर होती है जो ऑटोमेटिकली 13 अगस्त को, तो वो 60 डेज में होगा। ठीक है, ठीक है। अगर इन्होंने टाइम गेन करना है 1 माह तो 2-3 दिन पहले वो कर लेंगे, असम्बली तोड़ देंगे। मगर जहाँ तक आपकी बात है कि एक्सटेंड के हवाले से बिल्कुल ये दुरुस्त है आपकी बात है कि ये अफवाह चल रही है और मुझे नहीं लगता कि इस टाइम मुल्क इस चीज का मुतहमिल हो सकता है, क्योंकि पहले ही बेचैनी काफी है। अगर इस टाइम मैं समझता हूँ कि जो इक़्तिदार में पार्टियां हैं पीटीए में, उनको इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। अगर उन्होंने डिले की इलेक्शन में जाने के लिए, तो हो सकता है कि अवाम की सोच फिर किसी और तरफ चली जाए। तो मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिशियन के उनके लिए सबसे बेहतर टाइम ये है कि इस टाइम जो एक हमारी पार्टी थी जिसने इस तरह के उनके कारकुनों ने काफी ज्यादतियां की, कौमी इमलाक पर हमले किए, तो उसका गम और गुस्सा पूरे पाकिस्तान में पाया जाता है और इस गम और गुस्से को अगर पेश करना है तो इन्होंने जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने हैं। ठीक, यानी इन्हें डिले करना इनके सूट नहीं करेगा। सर ये बताएं, बीएपी का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? कुछ लोग आपके चले गए पीपल्स पार्टी में और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी बन चुकी है। जहांगीर तरीन साहब अभी लंदन से वापसी के बाद इतलात ये हैं कि जहाज़ लेके कोयटा पहुंच रहे हैं। तो क्या खबरें हैं सर, कौन कौन जा रहा है, नहीं जा रहा, बीएपी क्या करेगी इलेक्शन में? देखिए, ये तो सबसे पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि बीएपी रहेगी और बीएपी भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा भी लेगी और अपनी ताकत भी मनवाएगी। बाकी जहां तक जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक है तो हम उन्हें वेलकम करते हैं, वो बलूचिस्तान में आए। अगर कोई भी उनकी पार्टी में अपनी मर्जी से जाना चाहे तो हमें कोई इतराज नहीं होगा, क्योंकि जमहूरियत में हर किसी को अपने फैसले खुद करने होते हैं और हमारी सिर्फ यही ख्वाहिश होती है कि जी असम्बलियों में रहकर अपनी पार्टी ना छोड़ी जाए। हाँ, अगर असम्बलियों के बाद कोई छोड़ता है तो इस पर हमें इतराज नहीं है। हाँ ठीक, यानी फ्लोर क्रॉसिंग जो जैसे हो जाती है उमूमन के नो कॉन्फिडेंस में, बाकी चीज़ों में, उन पे आप उसके हक में नहीं है। तो सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि पीपल्स पार्टी में कुछ लोगों की शमूलियत की खबरें अभी बड़ी धूमधाम से चल रही हैं, उनमें भी अक्सरियत जो है वो बीएपी से उनका ताल्लुक है। इस खबर की आप तस्दीक या तरदीद करेंगे? बड़े नाम हैं कुछ लोगों के, बहरहाल वो मुनासिब नहीं है लेना, लेकिन ये खबर है कि जरदारी साहब से राब्ता है। पिछले दिनों आपका बलूचिस्तान का एक डेलीगेशन आया भी था, वो तो खैर पहले से पीपल्स पार्टी में जा चुके हुए हैं, लेकिन खबरें ये हैं कि और लोग भी उनके साथ राब्ते में। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, शुरुआत में ये आज से कोई 8-10 महीने पहले ये शोशा चला था कि काफी लोग छोड़कर जा रहे हैं, मगर आपने देखा कि 3-4 जो हमारे 2 से 3 एमपीएस के अलावा फिर कोई भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत उन्होंने इख्तियार नहीं की। तो मेरे ख्याल में अब वो जो एक तासुर था वो ज़ायल हो चुका है और मुझे नहीं लगता है कि हमारे मजीद जो विनर कैंडिडेट है या विनर और आप कहते हैं कि वो अब पीपल्स पार्टी में जाए, मुझे नहीं लगता। ठीक, सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ सेनेटर दिनेश कुमार मौजूद थे। बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगू की वफाक के साथ जो इशू था, मसला था बीएपी का,
वो क्या था बजट से पहले और क्या वो अब हल हो गया, उसके ऊपर हमने दनेश कुमार साहब का मौक़िफ़ लिया। बलूचिस्तान की तरक्याती स्कीमें अप्रूव ना होना, एलोकेट ना होना, ये भी यकीनी तौर पे एक सवालिया निशान है। लेकिन साथ ही साथ जो हमने सेनेटर साहब से पूछा कि चेयरमैन सेनेट जैसा बड़ा ओहदा होने के बावजूद अगर बलूचिस्तान असासे महरूमी की बात करता है तो क्यों करता है, ये भी एक सवाल है। और इस सवाल को डेफिनेटली अगर इस फोरम पे नहीं तो कहीं ना कहीं एड्रेस ज़रूर होना चाहिए कि एक मुल्क की फेडरेशन के अंदर की पोजीशन जब एक सूबे के पास है तो उसके इश्यूज़ को के लिए फिर इस तरह के इख्तलाफात सामने आना या फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत के दरमियान चपकलिश सामने आना, नाराज़गी सामने आना, ये समझ से बालातर है। अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को इजाज़त दीजिए, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।